जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्मों की आवर्तीता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड हिज प्रॉपर्टीज। क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा तो हम कह सकते हैं तत्वों को विस्तार से पढ़ेंगे। किन किन साइंटिस्ट ने तत्वों के बारे में बताया था उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे दोस्तों, पूरी एनालिसिस। डावे-रायडर के त्रिक नियम के आधार पर क्या बताया गया, उसके बाद न्यूलैंड्स के अष्टक नियम पर क्या बताया गया। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को एक और नाम से दर्शाते हैं दोस्तों, क्या है वह, सारेगामापा यानी संगीत के स्वर के नियम। अगला है क्या दोस्तों, तो हम कह सकते हैं मेंडलीफ का नियम। मेंडलीफ के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे हैं मोजले जी दोस्तों। मोजले जी आधुनिक आवाज सारणी के जनक माने जाते हैं, तो इसको बढ़िया से पढ़ना दोस्तों। हम कह सकते हैं कि यह जो है कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए और जो हमारे आगे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं सब में यह मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कुछ ट्रिकों के माध्यम से पूरा का पूरा हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि वर्गीकरण करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तीता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड हिज प्रॉपर्टीज। क्या होगा दोस्तों, तो एक नाम है वह है डाबे राइनर के त्रिक नियम। डाबे राइनर के त्रिक नियम के आधार पर क्या था दोस्तों, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले भी बता चुके हैं, हालांकि इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। डाबे राइनर के त्रिक नियम पर 3 ठो एलिमेंट्स लिया गया। 3 एलिमेंट्स, अब 3 एलिमेंट्स आप डायरेक्ट किसी को नहीं ले सकते हैं दोस्तों। 3 एलिमेंट्स में क्या लेंगे, 3 एलिमेंट्स में हम कह सकते हैं कि वह उनके गुणधर्म सेम होना चाहिए। जैसे गुणधर्म सेम में हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों लिथियम। क्या लेंगे, लिथियम। फिर अगला क्या है दोस्तों, तो अगला लेंगे सोडियम। क्या लेंगे, सोडियम लेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद वाला तत्व लेंगे, हम कह सकते हैं पोटेशियम। क्या लेंगे, पोटेशियम लेंगे दोस्तों। लिथियम लिए, सोडियम लिए और पोटेशियम लिए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके जो भार होते हैं दोस्तों वह होते हैं 7, इनके 23 होते हैं और इनके तो हम कह सकते हैं कि 39 होते हैं। कितने होते हैं, 39 दोस्तों। हम यही क्यों लिए, तो यह इसलिए लिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, हालांकि परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। थोड़ा सा हम इसको टॉपिक से हटकर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। क्यों, क्योंकि इनके गुणों को दर्शा रहे हैं, गुण कैसे हैं। तो हम कह सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबसे पहले कई प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। हम कह सकते हैं क्या कि एक है नील्स बोर के नियम, के एलियम का नियम जैसे बोलते हैं। एक है अफवायु का नियम, किसका, अफवायु का नियम। एक हमारा नियम है, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से किया हूँ। वह नियम क्या है, हीलियम और उसके बाद क्या है, नियान। हीलियम, नियान, आर्गन। हीलियम का 2 होता है दोस्तों, नियान का 10 होता है और आर्गन का 18 होता है। तो तत्व पर डिपेंड है कि वह तत्व किस पर है, किसके लेवल पर है, यानी कि वह जहाँ पर कम पड़े बस वहीं से स्टार्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर 3 है दोस्तों, 3 का 10 से तो मुकाबला हो नहीं सकता। 3 2 के मुकाबले है। कितना अधिक है, 3 कितना अधिक है, फिर से बोलो कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि इसका आयन जो होगा कितना होगा, पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर 11 है। 11 किसके नजदीक में है, 2 के 18 के, नहीं सर, 2 और 18 के नजदीक में नहीं है, 10 के नजदीक में है। कितना यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 ठो अधिक है, 1 ठो अधिक है, इसलिए हम पॉजिटिव आयन दर्शा दिए। फिर आते हैं दोस्तों 19, और 19 यहाँ पर 19 है दोस्तों। 19 किसके नजदीक में है, 18 के नया। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम का पाया, पोटेशियम किसके नजदीक में है, 19 आपका है पोटेशियम, और उसके बाद 18 के नजदीक में है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या पाया, तो हम कह सकते हैं इनके गुणधर्मों को सेम पाया। सेम क्या था, तो लिथियम का प्लस था, सोडियम का प्लस था और पोटेशियम का प्लस था, इसलिए हमने इसको लिया दोस्तों। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो यह नियम हमारा है दोस्तों, यह बहुत सटीक काम करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न करने पर, और डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसलिए हम इस नियम को लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो रहा है कि इनके परमाणु भार, क्या, एटॉमिक वेट को पहले और लास्ट के को जोड़ दीजिए।
पहले और लास्ट को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं 7 और प्लस क्या लेंगे 39। 7 और 39 का जोड़ने पर आधा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर होगा 46 यानी 46 होगा, और यहाँ पर बटे के 2 होगा, कटाने पर 23 होगा दोस्तों। जो कि यहाँ पर यह रूल अप्लाई हो रहा है, यह रूल अप्लाई हो रहा है, जिससे यह नियम के कुछ हद तक सही है दोस्तों, कुछ हद तक सही है। हालांकि बाद में फ्लॉप हो गया था दोस्तों, फ्लॉप हुआ था। अब फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने के लिए हम 2 और तत्व लेंगे, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बैरियम। तो लिखेंगे दोस्तों कैल्शियम स्ट्रांसियम बैरियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बैरियम। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कैल्शियम का 40 88 और 127 137 दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पहला और लास्ट वाला इनके भार को जोड़ दीजिए, पहले और लास्ट वाले भार को जोड़ दीजिए। तो पहले और लास्ट वाले भार को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर होगा 40 प्लस क्या होगा दोस्तों 137 बटे के 2। एक बात ध्यान देना दोस्तों, यह लगभग में भी आए तो पर भी यह मान सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कैल्शियम का 2 पॉजिटिव, इसका भी 2 पॉजिटिव, बैरियम का भी 2 पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जोड़ेंगे 7 होगा दोस्तों, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, बटे के यहाँ पर 1 है बटे के 2 होगा, 2 सत्ते, तो हम कह सकते हैं 2 सत्ते यहाँ पर 7 हो जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 1 मिनट सॉरी 2 8 16, 2 8 16 होगा। फिर आपका 17 फिर से होगा दोस्तों, 2 8 16 होगा। फिर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 बचेगा 0.5, नजदीक में आ रहा है कि नहीं 88.5 आ रहा है दोस्तों। यह भी क्या हो रहा है, यह भी नजदीक में आ रहा है, यह नियम हमारा सही माना गया दोस्तों। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए जरा एक और एलिमेंट्स लेते हैं, वह क्या है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को लेते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का होता है दोस्तों 35.5 और ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। अब यहाँ पर पहले और लास्ट को जोड़ेंगे, बीच वाला हमें मिलेगा, पहले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे, बीच वाला हमें मिलेगा दोस्तों। तो चला जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या है 127 प्लस 35.5 बटे के 2। यहाँ पर दोस्तों दशमलव क्या कर देंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव 0 बढ़ाएंगे, एक बार फिर से लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दिए प्लस। अब यहाँ पर 5 और 0 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर 5 और 5 कितना होगा दोस्तों 10 होगा, फिर यहाँ पर 3 और 2 कितना होगा 5 और 1 हासिल 6 होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर 1 बटे क्या होगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं बटे के 2। डिवाइड करते हैं 2 8, तो 2 8 होगा दोस्तों 2 8 16। अब आगे क्या है, तो यहाँ पर 0 है तो नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम 0 उतार लेंगे, उसके बाद 5 उतारेंगे, तो 2 दूनी 4 होगा। अब 2 दूनी 4 हुआ, उसके बाद दशमलव, यहाँ पर 2 पंजे 10 हुआ। इस तरह से हमने पाया दोस्तों, और पाया क्या, तो 80.25 जो कि इसके नज़दीक में मिल रहा है। जी दोस्तों, यह नियम चलता रहा लेकिन पूरी तरह से नहीं चला, यह नियम फ्लॉप हुआ दोस्तों, हर पर नहीं अप्लाई हो रहा था, यह हर तत्वों पर नहीं अप्लाई हो रहा था, और काफ़ी एलिमेंट्स छूट जा रहे थे, इसलिए इस नियम को स्थगित कर दिया गया। इस नियम क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। किसके दोस्तों, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, वह नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संगीत के स्वर का नियम। किसका, संगीत के स्वर का नियम। संगीत के स्वर के नियम क्या कहते हैं, तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, इसको लेकर चलते हैं, और कैसे चलते हैं, तो यहाँ पर लिथियम,
इन्होंने एक टेबल बनाया और लिथियम लिया। लिथियम के बाद कौन आता है दोस्तों, तो लिथियम इनके गुणधर्मों को सजाने के लिए लिया, तो लिथियम आया। लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम। लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम। और बेरिलियम के बाद आता है बोरान। बोरान के बाद आता है दोस्तों कार्बन। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। यह ऐसा क्यों लिया गया, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी। जी दोस्तों, सारे गा मा पा धा नी संगीत के स्वर के नियम पर आधारित इसको लिया गया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेंगे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन। और उसके बाद होगा दोस्तों फास्फोरस। और उसके बाद होगा सल्फर। उसके बाद होगा क्लोरीन। अब दोस्तों इसको अगर हम बढ़िया से क्या करें, अलग अलग पार्ट में कर दें। एक हम बना ले रहे हैं टेबल, टेबल बना दिए दोस्तों। तो हमने पाया कि लिथियम का जिस प्रकार में मैच करना था, लिथियम का आयन पॉजिटिव होता है, सोडियम का भी आयन पॉजिटिव होता है। बेरिलियम का आयन, बेरिलियम का क्या होता है, तो बेरिलियम का हम देखेंगे दोस्तों, बेरिलियम के लिए यहाँ पर होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा एक बात बताइए, 2, 2, 10, 18। हीलियम, हीलियम के बाद कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर है नियान, हीलियम, नियान और आर्गन, हीलियम, नियान और आर्गन। हीलियम, नियान, आर्गन के अनुसार यहाँ पर मिला क्या, 4 किसके नज़दीक में है, क्या 10 के नज़दीक में है, नहीं 10 के नज़दीक में नहीं है, यह 2 के नज़दीक में है। कितना अधिक है, 2 ज़्यादा अधिक है, कितना, 2 ज़्यादा अधिक है। तो 2 ज़्यादा अधिक है तो यहाँ पर मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव था, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव था, यहाँ 2 पॉजिटिव हुआ। सेम प्रक्रिया इसमें भी होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 होता है दोस्तों, मैग्नीशियम 12 होता है, 10 के नज़दीक में है, तो यहाँ 10 के नज़दीक कितना अधिक है, 2 है दोस्तों। तो इस तरह से इनके गुणों को मैच कराया गया। हालांकि दोस्तों कुछ हद तक मैच किया है, क्या कुछ हद तक मैच किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने पर क्या है, बोरान, बोरान का कितना होता है, 5 होता है। अब यह इनके नंबर देखेंगे दोस्तों, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इनके आयन कितने होंगे, यहाँ पर 3 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 3 निगेटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड है कि अगर धातु है तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, अधातु है तो निगेटिव होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कार्बन का 4 पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पर सिलिकॉन का 4 पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन का 3, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन बड़ी बड़ी समझने की बात है, समझने की बात है। क्या है कि जरा एक बात बताइए सर, जरा एक बात बताइए, नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 7 है दोस्तों। अब 7 है तो बड़ा दुविधा है कि 10 के नज़दीक में है कि 2 के नज़दीक में। जाहिर सी बात है 10 के नज़दीक में कितना चाहिए, तो 3 चाहिए, 3 निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, 3 निगेटिव हो जाएगा। जरा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। फिर आगे क्या है दोस्तों, आगे आप देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 है दोस्तों। और 8 होने की वजह से यह क्या होगा, तो यह होगा आपका 2 निगेटिव, क्या होगा, 2 निगेटिव। अब आते हैं दोस्तों फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका 9 है, 9 होने की वजह से यह कितना कम है, 10 से 1 कम है, सिर्फ निगेटिव होगा, निगेटिव चार्जेस। फिर उसके बाद दोस्तों एक आता है अक्रिय आता है, हम उसे भी ले लेते हैं। अक्रिय में कौन आएगा, नियान आ जाएगा, कौन आएगा, नियान, जो कि उसका 10 होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर 0 चार्ज होगा, यानी कि उदासीन में हम कह सकते हैं इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने तत्व को लिया और संगीत के स्वर के नियम के आधार पर इसको रखा। फिर इसके जस्ट बाद ही आएगा सोडियम, सोडियम भी उसके गुणधर्म को, किसके गुणधर्म को, लिथियम के गुणों को ही दर्शा रहा है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर लिया। फिर यहाँ पर बेरिलियम लिया, बेरिलियम मैग्नीशियम गुणों को दर्शा रहा है। बोरान लिया, बोरान एल्यूमिनियम गुणों को दर्शा रहा है। कार्बन लिया, कार्बन और किसको दर्शा रहा है, सिलिकॉन को दर्शा रहा है। तो यह नियम भी चला दोस्तों, लेकिन यह नियम पूरी तरह से नहीं चला, इस नियम को भी फ्लॉप कर दिया गया। क्यों, क्योंकि पूरे तत्व को इसमें रखना यह स्वाभाविक था कि नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि हमने क्लोरीन लिया, आर्गन ले लिया, आर्गन, आर्गन कितना होता है, तो आर्गन का होता है 18। अब 18 ले लिए, चलो इतना तो ठीक है। यहाँ पर आयन लेंगे, आयन निगेटिव, 2 निगेटिव, 3 निगेटिव हुआ दोस्तों, इस तरह से आयन है। लेकिन इसके बाद मानते हैं, जैसे हम क्या ले लें, पोटेशियम,
क्या ले लें, पोटेशियम, पोटेशियम का होता है के, इसका चलो पॉजिटिव तो हो गया। उसके बाद लेते हैं दोस्तों कैल्शियम, कैल्शियम Ca, इसका होता है 2 पॉजिटिव, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आएगा दोस्तों कौन, स्कैंडियम, स्कैंडियम जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट होने की वजह से यह रियल नहीं होगा, और इस वजह से यह नियम बस इतना ही होगा दोस्तों। यह नियम क्या हुआ, न्यूलैंड के अष्टक नियम इसी पर क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम इसी पर फ्लॉप हो गया। अब पढ़ेंगे दोस्तों किसको, तो हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड हो गए, डायवेराइनर हो गए। अब मेंडलीफ के नियम पढ़ेंगे, किसको, मेंडलीफ के नियम। मेंडलीफ के नियम में सबसे पहले पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके बारे में जानना जरूरी है। पढ़ना तो चलता रहेगा, क्योंकि मेंडलीफ के नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस उन्हें जानना जरूरी है। मेंडलीफ ने क्या बताया, मेंडलीफ ने यह कहा कि किसी तत्व को, यानी कि जब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु भार को, किसको, उनके परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा जाए। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, उनके किसके परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा जाए। जो कि दोस्तों यह नियम फ्लॉप भी कुछ हद तक रहा है, लेकिन यह नियम काफ़ी चला। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स को इसमें सजाने में बनाने में आसान था, सजाने और बनाने में आसान था। जैसे में काफ़ी एलिमेंट्स थे दोस्तों, लेते हैं एलिमेंट्स को लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिथियम ले रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं, हीलियम से लेते हैं, हीलियम ले रहे हैं। हीलियम के बाद कौन दोस्तों, तो हीलियम के बाद आएगा लिथियम, लिथियम के बाद कौन आएगा, तो लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आएगा, बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद दोस्तों, तो यहाँ पर अक्रिय को लिया गया, अक्रिय हालांकि न लेकर के हम यहाँ पर लेंगे कौन, तो हीलियम ले लिए, और उसके बाद आर्गन, आर्गन जो कि आर्गन के लिए स्पेस रखा गया। आर्गन आपका नियम अभी आप आज के समय में अगर देखेंगे तो यह नियम फ्लॉप करेगा। आर्गन को छोड़ दिया गया दोस्तों, स्पेस रख दिया गया। और लिथियम के बाद आ गया सोडियम, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, तो हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सॉरी फास्फोरस के बाद आएगा दोस्तों सल्फर, सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन। इस तरह से दोस्तों इस नियम को लिया गया। और इस नियम पे क्या बताया गया, इस नियम पे बताया यह गया कि जरा एक बात बताइए, हम इनको रख तो दिए, हीलियम को आपने लिया, हीलियम चलो ले लिए, आर्गन को क्यों नहीं लिया, आर्गन बहुत ही दुविधा वाला है, चलो लिख देते हैं लेकिन समझाएंगे। यहाँ पर लिथियम, लिथियम का 7 होता है, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा 9 या 10, यहाँ पर होगा इसका कार्बन, कार्बन का 12 होता है दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 14 होगा, 16 होगा, और यहाँ पर 18 या 19 होगा। फिर आगे क्या है दोस्तों, आर्गन का 40, जो कि अभी तो उनके नियम से, मेंडलीफ के नियम के आधार पर यह कितना था, तो यह आपका 38 रखा गया। फिर इसके बाद सोडियम, सोडियम का यहाँ पर होगा दोस्तों 23, कितना 23 होगा। जो अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आर्गन को हम यहाँ पर स्थगित कर दिए, आर्गन नहीं रखा गया। क्यों, क्योंकि इसको पहले सजाया गया। मैग्नीशियम का 24 होगा दोस्तों, एल्यूमिनियम का 27 होगा, सिलिकॉन का 28 होगा, फास्फोरस का 31 होगा, सल्फर का 32 होगा, क्लोरीन का 35.5 होगा। इस तरह से रखा गया, इस तरह से रखा गया। हालांकि कुछ हद तक तो चला, कुछ हद तक चला, लगभग माना जाता है कि 70% यानी 60% इसने सॉल्व कर दिया, 60% इसने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आसान कर दिया, और इसलिए यह सफल माना गया। लेकिन फिर भी लास्ट में इनमें कमियां होने की वजह से, पूरी तत्व को बनाने की न बनने की वजह से यह नियम फ्लॉप हो गया। यह नियम फ्लॉप होने का रीजन यही था कि यह सभी तत्वों को रखने में असमर्थ था। अब वह तत्व कौन सा है, मैं सिर्फ उसी को लूँगा। वह तत्व कौन सा है, बस मैं सिर्फ उसको लूँगा, वह है कोबाल्ट निकेल। कोबाल्ट है दोस्तों और निकेल, कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट निकेल। कोबाल्ट का 27 होता है, जो कि 58.9 होगा दोस्तों। निकेल का 28 होगा, जो कि यहाँ 58.7 होता है। बड़ी दुविधा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से यह नियम
फ्लॉप माना गया, यह नियम फ्लॉप माना गया थोड़ी सी दुविधा होने से। क्या है इस दुविधा में? दुविधा में यह है कि यहाँ पर अगर यह देखें कि इनके जो बढ़ते हुए क्रम है, इनके जो लास्ट में परमाणु भार जो है बढ़ते हुए क्रम में न होकर के घटते हुए क्रम में है। किस क्रम में है? घटते हुए क्रम। 58.9 है, यहाँ 58.7 है, जो कि यहीं पर यह रूल फ्लॉप कर दिया। यहीं पर यह रूल फ्लॉप कर दिया कि भैया आपने कहा कि यह जो, यानी किसने कहा? अरे किसने कहा? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने कहा कि इनके परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि भैया यह घटते हुए क्रम में भी आ सकता है, घटते हुए भी क्रम में आ सकता है, जिसकी वजह से यह नियम फेल हो गया, जिसकी वजह से यह नियम फेल हो गया। लेकिन हम दोस्तों आज के समय में जरा पीरियोडिक टेबल देख लेना, आज के समय में पीरियोडिक टेबल देखना, तो यहाँ पर आर्गन लेते हैं, और आर्गन लेने के बाद हम लेंगे पोटेशियम। आर्गन का 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। इसका दोस्तों 40 होगा, इसका 39 होगा। आप अगर देखेंगे तो इसका इस तरह से है, हालांकि पहले जब मेंडलीफ जी थे तब उसमें इस तरह से नहीं था, यहाँ पर 38 रखा गया था, इस वजह से यह ठीक ठाक चला है। लेकिन हमारे ही ख्याल से अगर हम लोग मिलाएं तब पर भी यहाँ पर यह रूल मेंडलीफ को पालन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मेंडलीफ जी दोस्तों फेल हो गए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाले को, तो हम कह सकते हैं मोजले के नियम। इसके नियम, मोजले के नियम लिख देते हैं दोस्तों। मोजले के नियम, मोजले के नियम क्या है? मोजले के नियम इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों, क्या है? तो हम कह सकते हैं मोजले ला, मोजले ला। मोजले के नियम में यह बताया गया कि यह जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांक को, न कि भार, उनके परमाणु क्रमांक को उनके बढ़ते हुए क्रम में, उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। हालांकि फिर भी यह नियम तभी सिद्ध होगा जब इनके नियम को अफवाऊ के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? अफवाऊ के नियम के अनुसार एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों को रखा जाएगा, तब यह नियम शायद है कि बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बन रहा है, एसपीडीएफ ब्लॉक का किस प्रकार की भूमिका है, और उसके बाद एक इनमें कई साइंटिस्ट आएंगे दोस्तों, इनमें कई साइंटिस्ट आएंगे। वह साइंटिस्ट कौन है? तो हम कह सकते हैं कि वह साइंटिस्ट हैं अफवाऊ के नियम। अफवाऊ, अरे आपके बाऊ नहीं, हमारे बाऊ नहीं, एक अफवाऊ साइंटिस्ट हैं। कौन? अफवाऊ साइंटिस्ट हैं, अफवाऊ के नियम। फिर आगे क्या है दोस्तों? अफवाऊ के नियम के बाद एक और है, वह है अफवाऊ पाउली अपवर्जन। क्या? पाउली अपवर्जन। पाउली अपवर्जन के नियम क्या कहते हैं? अफवाऊ के नियम क्या कहते हैं? हुंड के नियम क्या कहते हैं? तो आज सबके नियम को पढ़ेंगे। अफवाऊ के नियम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से बताया गया। एसपीडीएफ कक्षा है, कौन से? एसपीडीएफ कक्षा। मोजले के नियम पर यह आधारित है दोस्तों, इसलिए हम बता रहे हैं। और आज बता रहे हैं ना पूरी केमिस्ट्री का एनालिसिस, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे पूरा एनालिसिस बताएंगे, चिंता नहीं करना। वीडियो लॉन्ग बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के एक टॉपिक से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को आप समझ पाएंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल को समझ पाएंगे। अब क्या है, तो हम थोड़ा सा अफवाऊ के नियम को लिखते हैं। कौन से? अफवाऊ के नियम। अफवाऊ के नियम या एसपीडीएफ का नियम, एसपीडीएफ का नियम। अफवाऊ के नियम या एसपीडीएफ का नियम क्या है? तो अफवाऊ का नियम, एसपीडीएफ का नियम यह बताता है कि यस जो है, यस में कितने कक्षक होते हैं? यस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। यस ब्लॉक में एक कक्षक होते हैं। कितने? यस ब्लॉक में एक कक्षक। अब पी में दोस्तों, पी में कितने होते हैं? पी में 3 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 3 कक्षक, 3 कक्षक होते हैं। डी में कितने होते हैं? तो डी में होते हैं दोस्तों 5 कक्षक। कितने होते हैं? 5 कक्षक।
5 कक्षक होते हैं, यह डी है दोस्तों। उसके बाद आते हैं एफ को, एफ में कितने कक्षक होते हैं, तो एफ में 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, एफ में 7 कक्षक होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पाउली के नियम अनुसार समझेंगे। किसके नियम अनुसार, पाउली के नियम अनुसार। पाउली के नियम के अनुसार यह बताया गया कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जरा एक बात बताओ, यस में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैक्सिमम बताया गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक ही क्रम में नहीं रखेंगे दोस्तों, एक क्रम में नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से रखें। हम कह सकते हैं कि इनको उत्क्रमणीय अवस्था में, उत्क्रमणीय अवस्था क्या है, जैसे हमारा डाटा आप नेट चलाते हो कि नहीं, नेट चलाते हो कि नहीं, यह इस अवस्था में न होकर के एक अपर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया। यस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें में कक्षक को भर दो ना 2 इलेक्ट्रॉन से। इसमें कितने हो गए, यहाँ पर मिले 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने मिलेंगे दोस्तों, जरा भर कर देख लो, भर कर देख लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मिलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने मिलेंगे, भरते हैं तो यहाँ पर जो मिलेंगे इलेक्ट्रॉन दोस्तों, वो होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन। यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर से दोस्तों, यस कक्षा कितने, यस के कितने कक्षाएं होते हैं, 1 कक्षाएं। पी के कितने कक्षाएं होते हैं, पी के 3 कक्षाएं होते हैं। और डी के कितने होते हैं, 5 होते हैं। एफ के कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों एफ के 7 कक्षक होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब अफवाह के नियम इस पर यही जो है, यही है दोस्तों कि यह। अब थोड़ा सा अफवाह के नियम के हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे। वह क्या है, तो उन्होंने एक नियम दिया कि वह था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जी दोस्तों, आगे तो बहुत है, लेकिन आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इतना आपको बहुत जरूरी है, इतना आपको बहुत जरूरी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और यह क्या था, अफवाह के नियम पर आधारित था। अब आते हैं किसके नियम पर, नियम को, मोजले के नियम को। हमने पाउली को के नियम को बताया। पाउली के नियम क्या कहते हैं कि किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वह भी किसमें, तो हम कह सकते हैं उत्क्रमणीय अवस्था में। अफवाह के नियम हो गए। मोजले के नियम के अनुसार क्या बताया गया, आधुनिक आवर्त सारणी। मोजले के नियम या आधुनिक आवर्त सारणी किसके जनक माने जाते हैं, तो मोजले जी माने जाते हैं। क्या है दोस्तों यह, तो जरा हम लेते हैं यस ब्लॉक। कौन, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक। अब यस ब्लॉक के तत्व कितने हैं, तो यस ब्लॉक में हम लेंगे दोस्तों इस तरह से, फिर से बनाते हैं दोस्तों। और इधर ले, चलो और इधर लेते हैं, क्योंकि हमें अब पीरियोडिक टेबल को बढ़िया से समझाना है। तो पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो हम इस तरह से पीरियोडिक टेबल को ले रहे हैं। जी दोस्तों,
3 4 5 6 7 8 9 10। जी दोस्तों, इस तरह से हमने एलिमेंट्स को लिया। अब ये एलिमेंट्स नहीं लिए दोस्तों, सिर्फ उनकी सांचा को बनाए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये बना क्या रहे हैं, तो सर आपका जो बना रहे हैं उसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बना रहे हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है दोस्तों। अब इस पीरियोडिक टेबल से पूरी टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। जो अभी वीडियो में पढ़े हो ना, यह तो आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली था। अब तो मज़ा अब आने वाला है। अब मज़ा इसलिए आने वाला है कि इसमें जो पढ़ेंगे वह क्या है। पीरियोडिक टेबल लिखिए दोस्तों। मोजले के नियम। मोजले के नियम के आधार पर क्या हम सिर्फ मोजले के नियम क्या है, तो इनके इनके नियम नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें नियम है ही नहीं दोस्तों, इनमें नियम है ही नहीं। इनके नियम के आधार पर हम सबको जैसे संयोजकता क्या होगा, तो और उसके बाद बहुत से हैं। तो मोजले के नियम सिर्फ समझना। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो हम कह सकते हैं मोजले जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम पहले तत्वों को रखेंगे। किसको? तत्वों को रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया क्या दोस्तों, तो यह आपका यस ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का? यस ब्लॉक का तत्व। यस ब्लॉक, यस ब्लॉक एलिमेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों। यस ब्लॉक एलिमेंट्स। यह जो है हाइड्रोजन यस ब्लॉक का है, और उस पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम सब क्या है? यस ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद यह क्या है? यह पी ब्लॉक का तत्व है। यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर होगा हीलियम, और उसका क्या होगा, तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर होगा फ्लोरीन के बाद नियान। अब यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, तो मैग्नीशियम के बाद आएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, तो एल्यूमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद कौन आएगा, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आर्गन के बाद आएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जी दोस्तों, अब यही आपका महत्वपूर्ण है। यही इसलिए महत्वपूर्ण है, जरा एक बात बताइए, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा। सबसे पहले हम इनको लेते हैं। इनका नाम क्या है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं दोस्तों, इन्हें हम अगर बोलें तो हम कह सकते हैं क्षार धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर दोस्तों, हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने हैं, तो हम हाइड्रोजन के स्थान पे न लगा कर टिक जी दोस्तों, हम यहाँ पर इस तरह से निकाल रहे हैं। ये क्या है, क्षार धातु है। क्या है, क्षार धातु, क्षार धातु है दोस्तों, क्षार धातु है। एक चीज जो कॉमन है वह है कि इन सभी धातु को, ये सभी मेटल्स हैं दोस्तों, इन सभी मेटल को हम कह सकते हैं चाकू से काट सकते हैं। इससे चाकू से काट सकते हैं।
सब भौतिक गुणधर्म को बता दोस्तों। चाकू से काट सकते हैं किसको? क्षार धातुओं को। क्षार धातुओं को चाकू से काट सकते हैं। यह क्षार धातु ही क्यों बोला जा रहा है? यह आपका अगला जो बढ़ेगा दोस्तों, अगला क्या होगा? क्षारीय मृदा धातु। लेकिन ये सभी का एनालिसिस करेंगे। सभी का करेंगे। जरा एक बार लिथियम को लेते हैं। क्या? लिथियम को लेते हैं। और लिथियम लिए, लिथियम को क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए यहाँ। जी दोस्तों, प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो कट हो गया, तो एक बार फिर से देखना। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मिला क्या कि हमने अगले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया था उसमें क्या था? तो उसमें यह मिला था कि लिथियम लिए, लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है। एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो हमें मिलेगा ना, कि मैक्सिमम डाल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम से कम भी डाल सकते हैं। जैसे लिथियम लिए थे, लिथियम एक बार फिर से लेते हैं। 3 है, 1s2, 2s। अब 2 है दोस्तों, 2 नहीं होगा यहाँ पर, 1 होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 ही है, 3 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। 2 1 3, बस बात खत्म हुआ। अब आते हैं किसको? सोडियम को लेते हैं। यहाँ पर सोडियम, यानी कि हमने सोडियम 11 होता है ले लिए। अब सोडियम 11 आते हैं क्या? 11 के नज़दीक में इतना आएगा। लेकिन 3s, यहाँ पर 3s2 नहीं होगा दोस्तों, 3s1 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर इतने के नज़दीक में कौन आ रहा है? तो हम कह सकते हैं नियान आ रहा है। हम यहाँ नियान डायरेक्ट रख रहे हैं दोस्तों। आप लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके बाद क्या होगा? तो 3s1 आएगा। मेन चीज़ यह है दोस्तों कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में जो मिलेंगे, वह लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सभी में आएंगे, सभी में। जैसे 2s1 आया तो यहाँ पर 3s1 आएगा। अब हाइड्रोजन को लेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन एक होता है, 1s1 होगा। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, जितने भी होंगे पोटेशियम के लिए 4s1 होगा। उसके नीचे वाले जो हैं वो लास्ट में 5s1, 6s1, 7s1, इस तरह से बनते हुए चले आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह के हमारे जो क्षार धातु है दोस्तों, इन्हें हम क्षार धातु बोलते हैं। चाकू से काट सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है। अब एक चीज और है, वह क्या है? संयोजकता। संयोजकता दोस्तों हम लिखेंगे संयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी और हिंदी क्या होगा दोस्तों? संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता क्या है? तो संयोजकता का डेफिनेशन थोड़ा सा बताएंगे। संयोजकता का डेफिनेशन यह बताता है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित, क्या फिर से बोल रहे हैं? किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर से बोल रहे हैं, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। फिर से सुनो, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जरा आप एक बात बताइए सर, हम किसका ज्ञात करें? यहाँ से यहाँ तक किसको लें? तो सर आप सोडियम ले लीजिए। क्या लें? सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अब हमारे नियम के आधार पर, अफवाह के नियम बहुत सरल था दोस्तों, लेकिन हमने जब नियम बनाया तो वह नियम फ्लॉप हो गया। वह नियम क्या है? जरा बस जब लेना क्या है? बस लेना है 2, 10 और 18। 2, 10, 18 क्यों लिए हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। पहले उसके बाद में पढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन अभी से सुन लो, यह बोलते हैं अक्रिय गैस, या अक्रिय तत्व लिख देते हैं, सबसे बेटर होगा। अक्रिय तत्व अक्रिय इसलिए हैं कि यह जो है इनके कोष फलफिल्ड है। क्या है? इनके कोष भरे हुए हैं। यह भी भरे हुए, यह भी भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? जब इनके बारे में आएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पर 2, 10, 18। तो जरा एक बात बताइए सर, यह जो 2 है ना, तो सॉरी 11 है, जो ना तो 2 के नज़दीक में, ना तो 18 के नज़दीक में, किसके नज़दीक में है? 10 के नज़दीक में है। 10 के नज़दीक में है, कितना अधिक है? तो इसका अधिक संख्या कितना है? तो सोडियम एक बार फिर से लिखेंगे, और अधिक 1 है। अधिक कितना है? 1 अधिक है, इसलिए हमने पॉजिटिव रख दिया। आयन तो पॉजिटिव हो गया। आयन क्या होगा? आयन प्लस 1 होगा। और संयोजकता कितना होगा? संयोजकता कितना होगा? तो संयोजकता होगा दोस्तों 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्या यही का हम फाइंड कर सकते हैं? सर आप इसको बता तो दिए, हम अगला फाइंड करना चाहेंगे। अगला हम तत्व दे रहे हैं। अरे कोई तत्व दो ना, कोई भी तत्व दो, जरा इसमें से कोई भी तत्व दो, हम लेते हैं। एक चीज है दोस्तों, वह है इसको अभी मत लेना,
क्यों नहीं लेना है, यह संक्रमण है। क्या है? संक्रमण एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनको छोड़ करके चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब सर आपको दे रहे हैं मैग्नीशियम, अरे मैग्नीशियम ही लेते हैं, मैग्नीशियम ही लेते हैं। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है सर। अरे 12 होता है, किसके नज़दीक में है? तो हम कह सकते हैं 10 के नज़दीक में। कितना अधिक है? 2 अधिक है ना। जरा कहीं भी देख लेना, कहीं भी बुक में देख लेना, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव होता है कि नहीं, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव होता है कि नहीं। अब संयोजकता कितना होगा? संयोजकता होगा दोस्तों 2। संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। अरे सर यही नहीं, अब थोड़ा सा हम पी में चलते हैं। यहाँ पर क्या है? तो हम थोड़ा सा लिखेंगे दोस्तों। हमने यहाँ पर एस ब्लॉक लिखा, यह क्या है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है। यह क्या है? यहाँ पर डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। अब दोस्तों यहाँ पर तो हम थोड़ा सा है तो और, लेकिन हम इसको यहीं पर मिटा करके अब एक और है, वह है एफ ब्लॉक के तत्व, उसी को भी लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व में 14 ठो होते हैं। अब 14 ठो आपको हम भर तो नहीं सकते दोस्तों, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझाएंगे कि एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ठो और डाल दे रहे हैं, 14 ठो होते हैं। अब एक को बोलते हैं लेंथेनाइड, एक को बोलते हैं एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो कि यह क्या है? एफ ब्लॉक है। क्या है? एफ ब्लॉक है। बस इतना समझना दोस्तों, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। हम सभी को ब्लॉक कर लिए। अब आप सर लीजिए जरा जरा क्या ले लें, क्या ले लें? नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन हम एन ले लिए। अरे एन किसके नज़दीक में है? जरा देखो, नाइट्रोजन आपका 7 है। 7 किसके नज़दीक में? 2 के नहीं। अरे जरा कंपेरिजन करो, 10 के नज़दीक में है, 7 के किसके नज़दीक में है? नाइट्रोजन जो है वह किसके नज़दीक में है? 10 के नज़दीक में है। यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 होने की वजह से इसकी जो आयन होगी N3 निगेटिव, N3 निगेटिव। एक चीज और है, एक चीज और क्या है? अगर यह इतना ना हो ना, थोड़ा एक माइंड और घुमाना, माइंड यह घुमाना है कि इन दोनों को लास्ट में, जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर आपका बचे हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके? अफवाह के नियम के आधार पर, अफवाह के नियम के आधार पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 1s2 2s2 2p3। अब यह दोस्तों, यह जो है वह यह अक्रिय है। अक्रिय होने के बाद जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, अक्रिय होने के बाद जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं वह बच रहे हैं 5। तो संयोजकता कितना होगा दोस्तों? संयोजकता या तो 3 होगा या तो 5 होगा। संयोजकता या तो 3 होगा या तो 5 होगा। आपका विशेष रूप से 3 ही होगा। कितना? विशेष रूप से 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का पेंटा भी बैलेंस बनाता है, जैसे अमोनियम, और उसके बाद अमोनिया तो है ही दोस्तों जी। तो इस तरीके से हमने इसको लिया। अब नाइट्रोजन लिया। अब आप अपने आप से फाइंड कर लेना दोस्तों, फाइंड कर लेना। अगर किसी का न मिले तो बोलना। एक ठोर बताएंगे, क्लोरीन का बताएंगे। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है 17। अब 17 किसके नज़दीक में? 18 के नज़दीक में। तो हम यहाँ पर फिर से आगे बढ़ेंगे। कितना हमारा अगर लेंगे तो 18 पहुँचने के लिए हमें एक निगेटिव लेना पड़ेगा। आयन कितना होगा? आयन -1 होगा। और संयोजकता कितना होगा? संयोजकता 1 होगा। अब आप चाहे माइनस में लिखिए चाहे वैसे लिखिए, संयोजकता सिर्फ नॉर्मली लिख दीजिए जी दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? इसे एक और नाम से देते हैं, यह है क्षारीय मृदा धातु। लिख लेना, क्षारीय मृदा धातु। क्या है दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु। आप अपनी कॉपी में लिख डालना दोस्तों। हमारा जो है यह दूसरे वाला, यह ब्लॉक का दूसरा जो है वह होगा क्षारीय मृदा धातु। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे? जैसे मैंने बेरिलियम लिया, बेरिलियम के यहाँ पर 4 होता है, तो 1s2 2s2 होगा दोस्तों। 1s2 2s2 4 हो गया। अब आप इस मैग्नीशियम को लेंगे, मैग्नीशियम को हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों। मैग्नीशियम को 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि 2 3 4 5 जितने भी होंगे उनके बाहरी कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। बाहरी कक्षाओं में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो संयोजकता है इनकी 2 ही होती है जी दोस्तों। तो आज का सेक्शन जो एस ब्लॉक के थे, एस ब्लॉक मैंने पूरा पढ़ा दिया, एस ब्लॉक मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आते हैं पी ब्लॉक में।
पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में क्या है, हमने बोरान लिया। इसको एक चीज है और दोस्तों, इसको हम फैमिली बोलते हैं। जैसे एस ब्लॉक के तत्व फैमिली ऑफ हाइड्रोजन, फैमिली ऑफ बेरिलियम, फैमिली ऑफ बोरान, कार्बन, फैमिली ऑफ नाइट्रोजन, फैमिली ऑफ ऑक्सीजन, फैमिली ऑफ फ्लोरीन, यानी इसको हम एक और नाम से जानते हैं। वह नाम क्या है, तो हैलोजन परिवार के तत्व। किसके, हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्वों में आप कई प्रकार से पढ़ेंगे, और इसमें क्या है, तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, बहुत से हैं दोस्तों, बहुत से हैं, बस आपको सिर्फ नॉर्मली समझना है। अब उसके बाद क्या है, तो हम जरा बोरान को लें। अब नॉर्मली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बोरान ले रहे हैं दोस्तों, बोरान लेने पर हमें साथ मिल रहा है 1s2 2s2 2p। अरे सॉरी दोस्तों, चलो एक बात बताओ, 5 है, 2p1 होगा कि नहीं 2p1 होगा कि नहीं। अक्रिय देखेंगे, अक्रिय यहीं पर हो रहा है दोस्तों समाप्त। उसके बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बोरान के लिए 3 पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या होंगे, 3 पॉजिटिव। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम Al ले रहे हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s1 हो रहा है दोस्तों। 3s1 होने की वजह से क्या होगा, यह क्या होगा, इतना इतना आपका 3s2 सॉरी 3s2 2 3p1 होगा। अब जो इतना है दोस्तों, इतना हमारा अक्रिय बना रहा है, एक बार देख लो। क्यों, क्योंकि 10 हो गया, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन। बचे 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एल्यूमिनियम 3+ हो जाएंगे, एल्यूमिनियम 3+ हो जाएंगे। एक चीज और नोट करना दोस्तों, वह बात क्या है, तो हम कह सकते हैं वह बात यह है कि एस ब्लॉक के कोई भी तत्व हों, उनके बाह्य कोश में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होने पर कुछ दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान देना कि एस ब्लॉक के तत्व हमेशा त्याग करते हैं। एस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, हमेशा त्याग करते हैं दोस्तों। तो आज का सेक्शन दोस्तों कैसा रहा, हमने इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाया, और उसके बाद कार्बन परिवार के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पाया क्या, 2p1 में पाया, कार्बन को लेते हैं। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या मिलेगा, कार्बन लिए, और उसके बाद होगा 1s2 2s2 2p2। क्यों हो रहा है, कार्बन का 6 होता है, 2 4 6, जो कि मैच कर रहा है। कार्बन के बाद कौन आएगा, सिलिकॉन लेंगे दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होगा दोस्तों। 3p क्या होगा, 2 होगा। अब काउंट करते हैं, यहाँ पर यह तो हो गया 10 दोस्तों। 10 के बाद क्या होगा, 14। लास्ट में देखेंगे 2 3, और p में कितने 2 आ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता हुआ चला जाएगा। आगे कर लेना दोस्तों। अब आगे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर n क्या होगा, n आपका 7 है, यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 होगा दोस्तों, 2p3 हुआ। अब एक चीज और है, हम आयन को वैसे पता करेंगे, आयन को हम अभाव के नियम पे भी कर सकते हैं कि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने चाहिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n को हम 3 निगेटिव अगर कर देंगे, यहाँ से लोन लेकर के इधर पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 ठू लेकर के इधर भरपाई कर लिया। तो यहाँ पर आयन कितने बन गए, 3 निगेटिव बन गए। बोलो निगेटिव पॉजिटिव समझ में आया कि नहीं, निगेटिव पॉजिटिव समझ में आ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं तब तो और बढ़िया है, समझ में आ रहे हैं तो और बढ़िया। यहाँ 3 निगेटिव होगा, फिर से एक बार देख लेना, ठीक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन को लेंगे, कौन, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। यहाँ पर O को लेने पर यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p4। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ पर हम 6 लेने के लिए कितने लेंगे, 2 ठो कॉमन उधार ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। हमने कितना लिया, तो हम कह सकते हैं आयन इस तरीके से निकलते हैं, इनकी संयोजकता भी यही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने पर क्या है, हमें मिल रहा है फ्लोरीन, हम यहाँ पर F ले रहे हैं, 9 होगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p5
5, 2 4 और 5 9 होगा, 9 मैच कर रहा है। अब यहाँ पी को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? पी को भरने के लिए हम कह सकते हैं, पी को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि फ्लोरीन निगेटिव। फ्लोरीन निगेटिव होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 होगा। ये दोस्तों यहाँ पर यह निगेटिव हो गया। इस तरह से हमने जो टॉपिक पढ़ा, जैसे इसके आयन है वैसे इसके आयन होंगे, जैसे इसके आयन है वैसे इसके आयन होंगे, नाइट्रोजन के आयन, फास्फोरस के आयन, ऑक्सीजन के आयन, सल्फर के आयन, फ्लोरीन के आयन और क्लोरीन के आयन सब सेम होंगे दोस्तों। इसीलिए कहा गया ना कि इनके गुणधर्मों का आवर्तिता है, इनके गुण किस प्रकार के हैं, इनके गुणों को किस प्रकार हमने पढ़ा। तो आज का टॉपिक कैसा समझ में आएगा दोस्तों। तो एक ठो और बताएंगे, उसके बाद क्या है कि अब हम बंद करेंगे। यहाँ पर है हीलियम, हीलियम लेंगे, हीलियम 2 है, 1s2, बात खत्म हो गया। 1s2। अब आते हैं कौन, हम कह सकते हैं नियान, 10 है तो होगा 1s2 2s2 2p6। सब कक्षाएं दोस्तों भरे जा रहे हैं, भर चुके हैं। क्या हुए हैं? भर चुके हैं। एक ठो और ले रहे हैं, वह है आर्गन, आर्गन का 18 होता है। चलो एक बार देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्या मिला दोस्तों? यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर और भर दिए तो हमारा जो है यह फुलफिल्ड यानी भरा हुआ है। जरा एक बात बताओ आयन कितना होगा, जरा एक बात बताओ आयन कितना होगा। तो आयन मिल रहा है कितना? आयन हमारा जो मिल रहा है 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0। लाइट कट गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।